Hey, welcome back on this channel. A very good morning to all of you. I hope you all are doing great and your preparation is going well. So, जैसे कि हमें पता है हम इस चैनल पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली दिस ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, लेकिन हमने मेडाइवल इंडिया यानी हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम मेडाइवल पार्ट को देख रहे हैं। और ये सीरीज और ये चैनल उन सारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो एएमयू और जेएमआई की प्रिपरेशन कर रहा है और जो नए व्यूवर्स हैं, सो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये प्लेटफॉर्म टोटली डेडिकेटेड है उन्हीं बच्चों के लिए और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सिलेबस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम से एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड और रिजल्ट तक जितना भी सब कुछ है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि टाइम के साथ आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और कनेक्ट रहिए। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। अगर हेल्प कर रही है तो अपना एंथुजियाज्म दिखाइए, सेशंस को लाइक कीजिए। सो ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपना मेडाइवल इंडिया का पोर्शन। स्पेशली हमने मेडाइवल इंडिया में शुरू किया था दिल्ली सल्तनत। हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि एक ओवरव्यू लिया था कि मेडाइवल इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है और ये कैसे इंडिया में इतना इफेक्ट रूल रहता है, कैसे इसने इंडिया की दशा को चेंज किया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ। ओके, सो हम अपना सेशन आगे चलाते हैं, उसी से दिल्ली सल्तनत से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। किसका फाउंडर? मुस्लिम रूल इन इंडिया। मतलब ये सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसके आने के बाद कहा जाता है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर मुस्लिम रूल इफेक्ट में आया, मुस्लिम रूल लागू हुआ। सो क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ओके, ऑप्शन ए महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। औरंगजेब, एक्चुअली औरंगजेब को एक ऑर्थोडॉक्स लीडर और ऑर्थोडॉक्स रूलर के नाम से जाना जाता है। हालांकि हर रूलर के अपने अंदर कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, लेकिन इनको एक ऑर्थोडॉक्स रूलर के नाम से जाना गया। एंड ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी नहीं थे। महमूद ऑफ गजनी नहीं, लेकिन मोहम्मद गौरी, हाँ ये वही मोहम्मद गौरी हैं जिनके कमांडर दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक एक पूरी स्लेव डायनेस्टी और मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत की कायम रखते हैं, को कायम करते हैं, उसका इजाद करते हैं। सो मोहम्मद गौरी एक्चुअली वाज द रूलर हु टुक द मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल जब इफेक्ट में आया इंडिया में, सो इनके रूल के टाइम पीरियड में ही आया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ चोला एम्पायर, एक बहुत बड़ा एक ग्रेट एम्पायर है दैट इज द चोला एम्पायर। सो पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, मेडाइवल इंडिया में सिर्फ हम दिल्ली सल्तनत को और मुगल एम्पायर को ही शुमार नहीं करते, बल्कि हमने पढ़ना होता है चोला एम्पायर और ये जो बड़े बड़े एम्पायर रहे उसको भी पढ़ना होता है। हालांकि इससे इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ टाइम पीरियड इज नेसेसरी, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है और इनके राज्यों का जो साम्राज्य रहे इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ आया है कि टाइम पीरियड ऑफ चोला एम्पायर क्या रहा। ऑप्शन ए 750 to 1230 AD, ऑप्शन बी 850 to 1250 AD एंड ऑप्शन सी 712 to 1526 AD एंड ऑप्शन डी 850 to 1279 AD। सो आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट गलत एंड सेकंड 850 to 1250 ये भी रॉन्ग एंड सी 712 to 1526 नहीं। अच्छा 1526 से आपको कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए याद, क्योंकि डेट से याद आना चाहिए। एंड ऑप्शन डी
इट मीन्स 850 टू 1279 एडी ये टाइम पीरियड रहा जब चोला एम्पायर अपने एग्जिस्टेंस में आया। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तुगलक डायनेस्टी वाज, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा? ऑप्शन ए 1290 टू 1320, ऑप्शन बी 1206 टू 1290, ऑप्शन सी 1320 टू 1414 एंड ऑप्शन डी 712 टू 1526 एडी। बात आती है तुगलक डायनेस्टी की। आपने क्या करना है, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जितना भी आपने लेक्चर में पढ़ा है मेरे साथ या खुद से जो भी पढ़ा है, डायनेस्टीज जितनी भी हैं उनको सीरीज वाइज याद करना है। फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से स्टार्ट होती है, तो आपने डायनेस्टीज की डेट्स याद रखनी है, कब से कब तक वो रही। सो पूछा है क्वेश्चन में तुगलक डायनेस्टी, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में सिर्फ तुगलक डायनेस्टी ही पूछ सकता है, पूछेगा, और भी कुछ पूछ सकता है। सैयद डायनेस्टी भी पूछ सकता है, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड पूछ सकता है, स्लेव डायनेस्टी को पूछ सकता है। सो इस क्वेश्चन से अंदाजा ये लगा कि आपको डायनेस्टीज के टाइम पीरियड बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इतना वक्त नहीं देना है। ओके, सो ए इज रॉन्ग एंड 1206 टू 1290 ये तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, और स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगर स्लेव डायनेस्टी न दे करके ममलूक पूछ ले तो वो भी आंसर ठीक होगा। ओके, 1206 टू 1290 स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते हैं, एंड ऑप्शन सी 1320 से लेकर के 1414 यानी 1320 से लेकर 1444 तक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, 1414 यानी 1414 में एक दूसरी डायनेस्टी, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसको सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द कमांडर ऑफ विच रूलर? अभी हमने जब उसको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन को, तो हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो किसके कमांडर रहे। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी वो किसके कमांडर थे? ऑप्शन ए महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अकबर, इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो ये तो नहीं होगा, इल्तुतमिश अकबर को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो और महमूद ऑफ गजनी को तो वैसे ही। सो मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी रहे यानी एक्सेसेंडर रहे, वो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उससे पहले वो कमांडर रह चुके हैं। एक वफादार कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। जैसे ही मोहम्मद गौरी का वक्त आता है जाने का, अपना सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाते हैं और वहीं से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक डेट व्हेन ही वाज प्लेइंग, कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल होता है और किस हालत में होता है? जब वो खेल रहे होते हैं। क्या खेल रहे होते हैं? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी चौगान, ऑप्शन सी हॉर्स राइडिंग एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे एक गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स की, ऑप्शन देखा ए पोलो, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़ने लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ऑप्शन बी, इट मींस यू हैव प्लेनी ऑफ टाइम, आपको पैनिक नहीं होना है, वहां पर प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड दिखाना है, अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है, पॉजिटिव रहना है। आगे भी ऑप्शंस हैं, उसको भी अच्छे से देखना है एक बार। सो ऑप्शन बी चौगान, हालांकि ये भी आंसर ठीक है, ये गलत नहीं है। पोलो और चौगान इज नथिंग बट बोथ आर द सेम। अब दोनों सेम है, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। सो सी हॉर्स राइडिंग ये तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पोलो और चौगान एक ही गेम का नाम है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ये ज्यादा केस उन बच्चों के साथ होता है जो सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं और उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये हमारा देखा हुआ है, इट मीन्स आंसर यही होगा। ऐसे नहीं करना एग्जाम में। आपके एग्जाम में सिर्फ एक दिन बचा है, इट मीन्स सैटरडे बीच में है, संडे में आपने एग्जाम लिखना है। सो ओके, इसको अच्छे से सीरियस होकर देखना है और साथ साथ जो मैं टिप्स भी बताता चलूं उनको भी ख्याल में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? रियल फाउंडर, यहां पे सिर्फ फाउंडर नहीं पूछा, अगर फाउंडर पूछता तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन क्वेश्चन ने घुमा दिया, पूछा है कि रियल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का। अब इसके पीछे भी कुछ रीजंस रहे, कुछ वजूहात रही क्यों इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। अभी आपने उतना डेप्थ में नहीं जाना है, अभी सिर्फ फैक्चुअल पे बात करनी है कि रियल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, ये तो फाउंडर है।
ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं, रजिया सुल्ताना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रजिया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत ही कम रहा। इनके पीछे भी कुछ रीजंस थे, क्योंकि इनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इनका मर्डर कर दिया जाता है, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी। सो यहाँ पर आंसर बी इज द करेक्ट, यानी बी करेक्ट होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द रूलर वाज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश को रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द तुर्कान चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हु ब्रोक, किसने इसको खत्म किया, किसने इसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन क्वेश्चन इस बार अलग है। क्वेश्चन पूछ रहा है हु स्टार्टेड, स्टार्ट किसने किया। ओके, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बालबन, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी ऐबक। सो ऐबक तो नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक जब आप उनको पढ़ोगे तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था तुर्कान चहलगानी जैसा। अकबर तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बालबन की जब बात आती है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बालबन ने ब्रोक किया था, नॉट स्टार्ट। सो बालबन वाज द रूलर हु ब्रोक द तुर्कान चहलगानी एंड द ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स, नॉट स्टार्टेड। लेकिन इल्तुतमिश वाज द रूलर हु स्टार्टेड the 40 group, the 40 novels of group, that is Turkane Chahilghani. Okay, so option A is correct here. Next question, who was known as दरवेशी किंग। दरवेशी किंग किसको कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो लेक्चर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी है 90% कि एक या दो क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। सो केयरफुल होके ये लेक्चर को देखना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे फ्रेम किए हुए हैं। सो ख्याल रखना है, अच्छे से देखना है क्वेश्चंस को। पूछ रहा है कि दरवेशी किंग इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए बहरम शाह, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह एंड ऑप्शन डी मसूद शाह। सो पोज कीजिए स्क्रीन और खुद आंसर करने की कोशिश करिए। जब आंसर कर लीजिए उसके बाद रिज्यूम कीजिए और देखिए कि आपका आंसर ठीक था। ओके, आई होप आपने आंसर किया होगा पोस्ट करके। अब पूछता है कि दरवेशी किंग किसको कहा जाता है। सो इसका आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन को दरवेशी किंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर फ्लरिश्ड हिज स्पाई सिस्टम। किस रूलर ने अपने दौर खिलाफत में, यानी अपने दौर में स्पाई सिस्टम को फ्लरिश किया। अच्छा, हर रूलर की एक अलग खासियत रही, जैसे कि हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा। जब हम बात करते हैं मार्केट कंट्रोल की, सो मार्केट कंट्रोल में हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने एक मार्केट कंट्रोल पर एक सख्ती बनाई। जैसे हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक को, तो हम देखते हैं कि कैसे बिल्डिंग्स का काम एक अरूज में आया। जैसे कि काफी सारी सिटीज दिल्ली के अंदर फिरोज शाह ने स्टैब्लिश करवाई। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन सिस्टम को उन्होंने फ्लरिश किया, कैनाल्स बनवाए। तो जब बात आते हैं बिल्डिंग की, सो फिरोज शाह तुगलक और मार्केट कंट्रोल के अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब बात आती है स्पाई सिस्टम की, स्पाई सिस्टम समझ रहे हैं ना आप, स्पाई सिस्टम मतलब अपना मेंबर दूसरी कम्युनिटीज या फॉरेन कंट्रीज में भेजना खबर रखने के लिए, वो जरूरी होता है आपको जंग जीतने के लिए। तो इस सब पर जो ध्यान दिया वो किसने दिया, क्वेश्चन ये बोल रहा है। सो ऑप्शन ए बालबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो बताइए। अकबर तो नहीं होगा, क्योंकि अकबर जो है मैं बताऊं आपको यहाँ पे एक फैक्ट की बात की। जब बात करते हैं अकबर की, तो अकबर अपने लिबरल जो थॉट्स हैं उसके लिए फेमस है। जब बात आती है लिबरल थॉट्स, अकबर एक लिबरल थॉट का आदमी था। ओके, बालबन, अकबर, हुमायूं। हुमायूं तो नहीं, ना ही औरंगजेब, ना ही अकबर, लेकिन बालबन। अच्छा, बलबन एक ऐसा शासक रहा जिसका स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। आई होप क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस थियरी किनशिप नोज नो किनशिप वाज गिवन बाय। एक थियरी दी जिसको कहा जाता है किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका मतलब है बेटे वन सेकेंड, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर उसके फादर भी राजा हैं तो वो भी राजा होगा. इट मीन्स ये हेरिडिटल नहीं है, हेरिडिटिकल नहीं है, इनहेरिट नहीं है कि अगर पेरेंट राजा है तो चिल्ड्रन भी राजा होगा, ऐसा नहीं है. इसको अपोज किया कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो. ये जो फेमस थ्योरी रही उस वक्त की, ये किसने दी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है. ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, एंड ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी. ओके, सो बताइए स्टूडेंट. अकबर तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा अकबर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने लिबरल थॉट्स का वो व्यक्ति था. जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं, हुमायूं भी नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी. अच्छा, हुआ ये कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आता है उस वक्त सब कुछ एक इतना इलॉजिकल और अरेंज नहीं था. लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आता है उसने बहुत सारी पॉलिसीज लाई, रिफॉर्म्स लाए ताकि वो इंप्रूवमेंट कर सके सिस्टम में. और ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बल्कि उसने किया, इंप्रूवमेंट उन्होंने किया अलाउद्दीन खिलजी ने. सो ये सब चीजें उन्होंने कही, जितने भी मिथ्स थे उसको हटाया कि ऐसा नहीं है कि ये होगा, और ये सब चीजें रिप्लेस करी. फिर अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छा शासक माना गया. सो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा कि ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics strongly? बस कुछ नहीं, थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है. ओवरऑल पूछ ये रहा है कि जो दिल्ली का सुल्तान था, टर्किश कौन दिल्ली का सुल्तान ऐसा रहा जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया. मान लो एक बाउंड्री लाइन खींच दी, इधर पॉलिटिक्स इधर रिलीजन. इट मींस देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस और द इंटरवेंशन बिटवीन दीज टू. रिलीजन का जितना भी मामला है वो अलग डील होगा, उसके लिए अलग मेंबर्स होंगे, अलग असेंबली होगी, और जितना पॉलिटिक्स से रिलेटेड एफिलिएटेड जितने भी मैटर्स हैं वो अलग डिस्कस होंगे. उससे पहले क्या होता था, सारा एक मर्ज था. मान लीजिए हम जब पहली हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशिएंट में, सो हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए गए, वो रिलीजियस जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज रही उसके द्वारा, उनके द्वारा वो लिए गए. या फिर हम यूं कहें कि जितने भी रिलीजन डिसीजंस हैं वो पॉलिटिशियन के द्वारा लिए गए. तो पहले ये इंटरडिपेंडेंट थे, लेकिन हाँ एक रूलर आए जिन्होंने इसको अपोज किया, कहा कि बिल्कुल स्ट्रॉन्गली, सख्ती से इसको अलग किया. पूछ रहा है उस रूलर का नाम. ऑप्शन ए बालबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी बाबर. सो करिए स्टूडेंट्स आंसर इसका. ऑप्शन सी यानी अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी वाज द रूलर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशंस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशंस कैसे थे. और जो भी स्टूडेंट्स एएमयू या जेएमआई इस साल या अगले साल या इससे अगले साल कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए, सो इसको फॉलो करना ना भूलें. हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी यहाँ पे मेंशन है, लिंक दिया गया है, और इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दें ताकि हर चीज आप तक पहुंचे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ चेहरा एंड दाग? एक सिस्टम था चेहरा एंड दाग. चेहरा और दाग, ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? एक्चुअली ये कुछ नहीं था. जब वॉर होती थी तो उसको लड़ने से पहले, वॉर फील्ड में जाने से पहले प्रिपरेशन होती है एक आर्मी की, एक फाइटर की प्रिपरेशन होती है. तो उसको रिलेटेड ये रहा. तो किसने इजाद किया पूछ रहा है. ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ये तो आप हटा दो, एंड अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी बालबन, ये भी नहीं. सो सी इज हियर. अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा एंड दाग का सिस्टम स्टार्ट किया. एक्चुअली मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि इस तरीके से जो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, नॉट ओनली दी क्वेश्चंस की क्वेश्चंस आए और ऑप्शन बी इज करेक्ट और आगे बढ़ गए, विद एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी. आई थिंक इससे अच्छी वीडियोस तो आपको नहीं मिलेगी विद दी एक्सप्लेनेशन. सो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्टार्टेड द पोस्ट ऑफ मुस्तखराज फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू? अच्छा, ये एक पोस्ट थी मुस्तखराज, एक किसने स्टैब्लिश की और किसके लिए थी? कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू. यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से दो क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं एग्जाम में. फर्स्ट इज पूछ लेगा ये जो मुस्तखराज है ये किससे रिलेटेड है.
सो इससे आपको ये याद रखना है, जो मुस्तखराज है ये कुछ नहीं है बल्कि ये कलेक्शन ऑफ टैक्स रिवेन्यू है। जितना भी रिवेन्यू हुआ, टैक्स रिवेन्यू, उसको जो कलेक्ट करते थे कलेक्टर, मतलब ये कलेक्टर है एक प्रकार के, टैक्स रिवेन्यू के कलेक्टर हैं जिसको मुस्तखराज कहा गया। तो पूछा ये जो पोस्ट निकाली ये किसने निकाली, किसने शुरुआत की इस पोस्ट की? ऑप्शन ए बालबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए स्टूडेंट्स, बालबन तो नहीं होगा, बालबन में एज सच कोई टैक्स का इतना मेंशन नहीं है बालबन के पीरियड में। जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं है, अकबर के में भी इतना नहीं है, बल्कि अकबर ने तो ज्यादातर जो टैक्स हैं वो इम्पोज नहीं किए बल्कि उनको अबेंडन किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको हटाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ये टैक्स इम्पोज किया, सॉरी ये पोस्ट निकाली ताकि जो टैक्स रिवेन्यू है, जो टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो एक प्रॉपर वे में कलेक्ट हो, सारा अच्छे से वेल मैनर हो, वेल अरेंज्ड हो, इसलिए ये पोस्ट निकाली, दैट इज मुस्तखराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज हजार दिनारी? हजार दिनारी किसको कहा जाता है? हजार दिनारी किसको कहा जाता है? अच्छा, हजार दिनारी ही क्यों? क्योंकि इस शख्स को 1000 दिनार में खरीदा गया। पहले क्या होता था, जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट बाजार लगता था, उनका एक अलग सेपरेट बाजार था, क्योंकि उस वक्त जो राजा महाराजा होते थे वो खुद काम करना प्रेफर नहीं करते बल्कि अपने गुलामों को और वी कैन से कि वर्कर्स को लाते, एक बाजार से खरीद करके लाते दामों में। सो इनको 1000 दिनार में खरीदा गया। हालांकि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, एक नंबर काम किया, अपने राजा के प्रति वफादारी की और बेहद बेहद इन्होंने कारनामे को अंजाम दिया। सदर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने अच्छे से फतेह किया, और ना ही ओनली फतेह किया बल्कि काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स लाए, काफी इंपॉर्टेंस ये स्टोन्स लाए, राजा के सामने पेश किया। सो इन्होंने बेहद बेशुमार अच्छा काम किया। और उनका नाम क्या है जिनको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ऑप्शन सी ऐबक नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं, जी हाँ मलिक काफूर, आप सही बोल रहे हो। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। और ये मलिक काफूर जब हम बात करते हैं तो ये कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के ये कमांडर रहे जिन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें सदर्न इंडिया पर भेजा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो मलिक काफूर का जो वॉर रहा, मलिक काफूर का जो काम रहा वो कहाँ ज्यादा था? तो सदर्न इंडिया को इन्होंने फतेह किया, विन किया इन द सेशन इन द कोर्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द घरी एंड चराई टैक्स? अच्छा, ये दो टैक्स हैं, घरी, दो टैक्स हैं, एक घरी टैक्स एक चराई टैक्स। घरी टैक्स बेसिकली हाउस पर लेवीट था, और चराई टैक्स ये था ग्रेजिंग पर। जितने भी एनिमल्स ग्रेज करते थे फील्ड में ये उस पर टैक्स था। सो ये तो टैक्स इंपोज किया, और पूछ रहा है कि ये किसने इंपोज किया। ये भी पूछ सकता है कि घरी टैक्स किस चीज से रिलेटेड है, तो ये हाउस टैक्स है। पूछ सकता है कि चराई टैक्स क्या है, सो ये ग्रेजिंग टैक्स है। आपने ये दो भी याद रखने। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूं वही आए, मॉडिफाई करके भी आ सकता है। क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता है कि आपको बता दिया जाए इस एक्सटेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन अच्छे फॉर्म किए गए। सो जो साथ में बताते चल रहा हूं मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, सो यहां पर जब घरी एंड चराई की बात करते हैं तो नन बट मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा इनफेमस रूलर, इसका बैड लक कि क्या कहें, जो भी इन्होंने पॉलिसीज इख्तियार की, पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, यहां तक के जितने भी टैक्स इंप्लीमेंट किए सब एकदम बेकार रहे, फेल हुए। इन्होंने दोआब रीजन के लिए टैक्स इंप्लीमेंट किया और घरी एंड चराई टैक्स, और इनका सबसे बड़ा जो बेकार काम कहा जाता है वो दी शिफ्टिंग ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने 2-3 ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये फेमस थे। सो खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी ये है कि घरी एंड चराई टैक्स किसने इंपोज किया, तो याद रखना है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीज फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद इस्टेब्लिश बाय। जब बात आ गई सिटीज की तो हमने कहा था कि जो सिटीज पर यानी जो बिल्डिंग का पूरा काम है वो किसके टाइम पीरियड में एक अरूज पर था, तो ये फिरोज शाह तुगलक की देन है।
तुगलक ने, एंड नॉट ओनली द सिटीज बट रोड ट्रांसपोर्ट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे इन्होंने बेशुमार इसको तरक्की की, बेशुमार इस पर काम किया, रोड्स को बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया, इरिगेशन सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया, ताकि उस टाइम जो क्रॉप्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो लैक कर रहे थे, इसलिए ये सारे काम बिल्डिंग के, इरिगेशन कैनाल्स के, ये फिरोज शाह तुगलक ने किए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक भी रूलर पढ़ने के लिए एक बेसिक टर्म पकड़िए और उससे जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो खुद आपके रिस्ट में होंगे। जैसे कि मैंने कहा था, फिरोज शाह तुगलक को पकड़ लेना बिल्डिंग के नाम से। ओके, फिरोज शाह तुगलक, हमें फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए। अकबर, अब हम सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, अकबर नहीं होगा, बालबन नहीं होगा, क्योंकि अकबर क्या लिबरल थॉट, और वैसे इन्होंने बिल्डिंग का इनके वक्त पे था नहीं, बालबन का भी नहीं था, बालबन का स्पाई सिस्टम और मिलिट्री आर्मी ये सब था, हुमायूं का नहीं था, हुमायूं के टाइम पर कुछ अलग था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये सिटीज बनवाई, इरिगेशन कैनाल्स को बनवाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द खराज टैक्स दैट वाज स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक वाज लेविड ऑन। पूछ रहा है ये जो खराज टैक्स है ये किस पर लेविड है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसने इस्टेब्लिश किया, यानी किसने स्टार्ट किया। सो यहां से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पूछ सकता है ये जो खराज टैक्स है, द खराज टैक्स दैट वाज लेविड ऑन लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, वाज स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। अब पूछ रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने खराज टैक्स स्टार्ट किया वो किस पर लेविड था, तो याद रखना है लैंड, वो लैंड पर लेविड था। ओके, कौन सा टैक्स, खराज टैक्स। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Who was ruling when Taimur invaded in India? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चंस तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या ही कहूं, कहां तक स्टार मार्क लगाऊं। पूछ रहा है कि जब तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया, तैमूर लिम जब इंडिया में आता है तो उस वक्त किसका शासन था, कौन रूल कर रहा था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हुमायूं। ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह। जब इसको लगा कि अब शासन में यानी रूलर जो है वो वीक है, रूलिंग में अब कमी नजर आई, वीकनेस आ गई है, तो ये इन्वेड करता है और इंडिया पर अटैक करता है। पूछ रहा है कि उस वक्त टाइम पीरियड किसका था, मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह वाज द रूलर एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर पूछा है तुगलक डायनेस्टी का, कौन रहा, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन रहा। अब इससे पहले लास्ट जब पूछा तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट कौन था, हु एस्टैब्लिश्ड और जो हु स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी। सो गयासुद्दीन तुगलक, आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर रहा, लेकिन ये फाउंडर नहीं बल्कि ये पूछा लास्ट रूलर कौन था, लास्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह महमूद, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें है एक मोहम्मद शाह भी नहीं, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं, लेकिन महमूद नसीरुद्दीन शाह, इनको लास्ट रूलर कहा जाता है तुगलक डायनेस्टी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पोएट रूलर हु हैड पेन नेम गुलरुखी। कौन ऐसे पोएट रहे जो कि रूलर भी थे, इट मींस किंग भी थे एंड पोएट भी थे, और उनका जो पेन नेम है, जो पेन नेम था उनका गुलरुखी नाम से वो लिखते थे। सो वो कौन थे। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो नहीं होगा क्योंकि अमीर खुसरो सिंगर रहे लेकिन वो पोएटर नहीं थे। सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। अच्छा, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी का अगर आप समझो, बहलोल लोदी ही वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। सो यहाँ पर बात करते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी पोएट भी थे, रूलर भी थे, और जो इन्होंने अपनी पोएट्रीज लिखी वो गुलरुखी पेन से लिखी। इट मींस जो इनका नाम रहता था लास्ट में, एक पोएम के लास्ट में एक पेन नेम होता है, तो उसको गुलरुखी नाम से ये यूज करते थे अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी। देखो आ गया, मैंने अभी फर्स्ट बताया था आपको बहलोल लोदी, लेकिन पूछ रहा है कि लास्ट किंग कौन है लोदी डायनेस्टी का। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी तो पहली फुर्सत में खत्म कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि ही वाज द फाउंडर नॉट लास्ट रूलर। एंड मुबारक शाह भी नहीं, सिकंदर लोदी भी नहीं, लेकिन इब्राहिम लोदी,
अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि इब्राहिम लोदी के साथ कैसे क्या हुआ था जब ये खात्मे पर आया? सो इब्राहिम लोदी के साथ एक जंग होती है जिसको हम 1526 जंग के नाम से जानते हैं, जिसको बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना गया। बैटल ऑफ पानीपत जब बाबर आता है, सो इसको इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा गया। सो ये थे इब्राहिम लोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम। विजयनगर एम्पायर कहां से स्टार्ट हुआ? इट मींस उसका टाइम पीरियड क्या रहा विजयनगर एम्पायर का? ऑप्शन ए 1336, ऑप्शन ए 1336 से 1565, ऑप्शन बी 1336 टू ऑप्शन बी 1336 टू 1575 एंड ऑप्शन सी 1320 टू 1350 एंड ऑप्शन डी 1320 टू 1565। सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है और होमवर्क प्लीज सीरियसनेस के साथ कीजिए। होमवर्क सीरियसली, जितना भी मैं दे रहा हूं होमवर्क तो अलोंग विद क्वेश्चन डालकर मेंशन कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 का ये आंसर है। और अगर सेशंस लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनके बनाने में भी काफी मेहनत लगती है, मटेरियल अरेंज करने में। सो अगर सीरियसली मेरा इंटेंशन नहीं है आपको कहने का, लेकिन अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहे हैं सो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए और हमसे कनेक्ट रहिए। और मैं दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह संडे का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। एंड आपने एक काम जरूर याद रखना है कि पैनिक नहीं होना है, आपके पास पूरा टाइम मिलेगा और अपने अच्छे से माइंड को प्रेजेंट रखना है एग्जाम के टाइम पे। और स्पेशली एमसीक्यूज में आपका एक चीज बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज लॉजिकल होना है आपको। जरूरी नहीं है कि जो फैक्चुअल नॉलेज है वही ऑप्शन में आए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। 1-2% इधर उधर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो वो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपने मार्क करना है। ओके, ये 2 से 3 चीजें आपने याद रखनी है। और आइए आराम से, संडे में आपका एग्जाम है, आपका वेलकम है। सो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड जो भी करा रहा हूं उसको अच्छे से कीजिए। होप है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, और बने रहिए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक इस चैनल पर नहीं पहुंच पाए और वो बैच परचेज नहीं कर पाए किसी भी फाइनेंशियल इशू की वजह से, नहीं खरीद सकते, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अगर एंजॉय करना चाहते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलेगा। सो आई होप अब हम यहाँ पर खत्म करेंगे अपने लेक्चर को। 1 से 2 सेशन और लेंगे, 1 सेशन और लेंगे, हमारा इंटायर इंडो इस्लामिक कवर हो जाएगा विद मेडाइवल इंडिया, जो कि बहुत डिमांड थी स्टूडेंट्स की। सो ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।